नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने भारतीय समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। बात हो रही है 1937 के एक ऐसे कानूनी रोमांच की, एक ऐसी कोर्टरूम थ्रिलर की जिसने भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को जड़ से हिला दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम मुकदमा नहीं था, बल्कि ये एक इंसान के इंसान होने के अधिकार की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए जरा 1937 के बंबई हाईकोर्ट के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बाहर मार्च की चिलचिलाती धूप थी, लेकिन अदालत के अंदर का तापमान शायद उससे भी कहीं ज्यादा गर्म था। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा था। एक तरफ रूढ़िवादी और कट्टरपंथी गुट के प्रभावशाली लोग बैठे थे, जिनके चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। यह डर कि कहीं उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए। और ठीक दूसरी तरफ कटघरे में बिल्कुल शांत खड़े थे, नीले रंग का सूट पहने, आंखों पर गोल चश्मा लगाए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके चेहरे पर किसी गहरे समुंदर जैसी गजब की शांति थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि महाड़ के एक पानी के तालाब का ये सीधा सा विवाद आखिर इंसान की गरिमा और मानवाधिकारों के सबसे महान कानूनी संघर्षों में से एक कैसे बन गया। मतलब पानी की एक बूंद ने इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी। चलिए गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भाग 1 की तरफ। 1937 से ठीक 10 साल पहले की बात करते हैं। 1927 महाड़ सत्याग्रह। जरा उस समय के इस भयानक विरोधाभास को देखिए। प्रकृति का नियम है कि पानी पर हर जीव का अधिकार है ना। उस समय चवदार तालाब से एक कुत्ता, एक बिल्ली, यहाँ तक कि कोई भी जंगली जानवर मुफ्त और बेरोक टोक पानी पी सकता था। लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई क्रूर जाति व्यवस्था देखिए। अछूत माने जाने वाले लोगों को उस तालाब का पानी छूने तक की सख्त मनाही थी। रूढ़िवादियों का अजीबोगरीब दावा था कि उनके छूने से या परछाई मात्र पड़ने से ही पानी अपवित्र हो जाएगा। यकीन करना मुश्किल है, पर यही उस वक्त का कड़वा सच था। इस पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल कागजों पर एसके बोले प्रस्ताव पारित हो चुका था, जिसका सीधा सा मतलब था कि सरकार द्वारा संचालित सभी सार्वजनिक तालाबों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसी के जवाब में 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला और चौदार तालाब का पानी पिया। ये आत्मसम्मान जगाने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। अफवाह फैला दी गई कि पानी अपवित्र हो गया है। निहत्थे लोगों पर बर्बर तरीके से हिंसक हमला किया गया। और हद तो तब हो गई जब कट्टरपंथियों ने पंचगव्य यानी गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी डालकर पूरे तालाब का बेतुका सा शुद्धिकरण किया। और यहीं से ये कहानी मुड़ती है भाग 2 की तरफ, कानूनी पलटवार। अब विरोधी पक्ष की रणनीति एकदम साफ और सोची समझी थी। महाड़ के रसूखदार लोगों ने तुरंत अदालत में मुकदमा ठोक दिया। उनका दावा था कि चवदार तालाब सार्वजनिक नहीं बल्कि उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने अदालत से रातों रात एक स्टे ऑर्डर भी पारित करवा लिया कि जब तक फैसला नहीं आता कोई भी दलित पानी का उपयोग नहीं कर सकता। उनकी चाल बहुत ही शातिर थी। उन्हें लगा कि गरीब और वंचित समाज एक इतनी लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई का खर्च नहीं उठा पाएगा और डॉक्टर अंबेडकर अंततः इन बड़े वकीलों के आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन वे शायद भूल गए थे कि उनका सामना किससे हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कोई आम इंसान नहीं थे। वे कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्थाओं से पढ़े हुए एक जबरदस्त बैरिस्टर थे। इस चुनौती के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम खून नहीं बहाएंगे, बल्कि हम इस लड़ाई को उसी कानून के दायरे में जीतेंगे जिसका वो सहारा ले रहे हैं। क्या गजब का आत्मविश्वास था ये। और फिर शुरू होता है असली कोर्टरूम ड्रामा। भाग 3, तर्क, परंपरा बनाम कानून। जब अदालती कार्यवाही शुरू हुई तो एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिला। विरोधी पक्ष के वकीलों के सारे तर्क मुख्य रूप से धर्म ग्रंथों, सदियों पुरानी परंपराओं और बस इस बात पर टिके थे कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कोई भावुक या धार्मिक ड्रामा नहीं किया। उनका पूरा तर्क एकदम सॉलिड, अनुभवजन्य और विशुद्ध कानून पर आधारित था। वे अच्छी तरह जानते थे कि अदालत जज्बातों से नहीं, तथ्यों और सबूतों से चलती है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा केस तार्किक प्रमाणों पर खड़ा किया। इस मुकदमे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया
जब डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत के सामने महाड़ नगरपालिका के सालों पुराने वित्तीय रिकॉर्ड लाके रख दिए। उन्होंने डेटा के जरिए यह साबित कर दिया कि तालाब की मरम्मत और साफ सफाई का सारा खर्च सीधे पब्लिक टैक्स मनी यानी जनता के पैसे से हो रहा था। उनका बड़ा सीधा सा सवाल था, जिस संपत्ति का रखरखाव सार्वजनिक पैसे से होता है वो किसी की निजी कैसे हो सकती है, और अगर ये सार्वजनिक है तो इस पर हर नागरिक का बराबर का हक है। बस इस एक अकाट्य सबूत ने रूढ़िवादियों के निजी संपत्ति वाले दावे के पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए। और इसके बाद आता है हमारा भाग 4, ऐतिहासिक अंतिम फैसला। अब 1937 में बंबई हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई का वक्त आ गया। पूरे 10 साल का लंबा सफर। विरोधी पक्ष ने अपने सबसे बड़े और महंगे कानूनी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था। जब उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं बचा तो उन्होंने एक आखिरी और हताश कर देने वाली दलील दी। उनका कहना था कि लंबे समय से चली आ रही प्रथा या परंपरा ही तो अंततः कानून बन जाती है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और इस बेतुके तर्क के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत में जो कहा, उसने पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि कोई भी ऐसी प्रथा जो इंसान को इंसान का दर्जा ना दे, जो मानवता को शर्मसार करे, उसे कानून की मान्यता बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, एक अपराध अगर सदियों से हो रहा है तो वो परंपरा नहीं बन जाता, वो अपराध ही रहता है। ये सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं थी, बल्कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी पुकार थी। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 17 मार्च 1937। अदालत के भीतर और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे 10 साल के कड़े संघर्ष के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों से पूरी तरह सहमति जताई। फैसला यह था कि चवदार तालाब एक सार्वजनिक संपत्ति है और जाति की परवाह किए बिना हर इंसान को इसके पानी का उपयोग करने का पूरा कानूनी अधिकार है। जैसे ही यह फैसला बाहर आया, जयकारों से आसमान गूंज उठा। एक अकेले इंसान ने अपनी शिक्षा और तर्कों के दम पर सदियों से चली आ रही दमनकारी व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। आइए अब देखते हैं भाग 5। इस पूरी घटना से समाज के लिए स्थायी सबक क्या मिलते हैं। ये ऐतिहासिक मामला हमें कुछ बहुत ही अहम सबक देता है। पहला, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी की बदौलत डॉक्टर अंबेडकर बड़े बड़े वकीलों का सामना कर पाए। दूसरा, हिंसा के बजाय हमेशा संवैधानिक और कानूनी रास्ता चुने। तीसरा, ये 10 साल की लंबी लड़ाई साबित करती है कि अगर मकसद सच्चा हो तो धैर्य रखने पर जीत हमेशा सत्य की ही होती है। चौथा, जो परंपरा मनुष्य को इंसान का दर्जा न दे, उसे चुनौती देना हमारा परम कर्तव्य है। और सबसे जरूरी बात, आत्मसम्मान और गरिमा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का एक बेहद शक्तिशाली रूपक मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या गजब की लाइन है। ये हमें बताती है कि ज्ञान किसी भी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। यही वो ताकत है जो एक इंसान में असीम आत्मविश्वास भरती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। आज उस ऐतिहासिक जीत के इतने दशकों बाद भी समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि हर इंसान को उसके अतीत के रूढ़िवादी लेबलों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों और इंसानियत के आधार पर आंका जाए। ये एक ऐसी विरासत है जिसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और चीजों को ऐसे ही गहराई से समझते रहिए।